कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें से पहली चीज़ ये है कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड्स में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो पहला पॉइंट क्या देखना है कि लिपिड्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी किस वजह से होगी। पॉइंट नंबर सेकंड, इस टॉपिक के अंदर हम देखना है कि ग्लूकोज क्या है, लैक्टोज क्या है, माल्टोज क्या है, गैलेक्टोज क्या है, और इसके अलावा सक्रोज क्या होता है, और रोल ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, स्ट्रक्चरल रोल देखेंगे, फंक्शनल रोल देखेंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टेंडेंस, लिगामेंट्स, मसल्स, और एट द एंड हम देखने वाले हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के बारे में आपने ये देखना है कि लिपिड्स किन किन चीज़ों से मिलकर बनेगा, सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या है, और व्हाट इज द सोर्स ऑफ द लिपिड्स। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द कार्बोहाइड्रेट्स तो हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं, फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें उस खुराक के अंदर जो चीज़ें हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं वो ये हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमने कहा था दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। सो हियर इज द फर्स्ट वन दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू आवर बॉडी, टू द ह्यूमंस, दिस इज नोन एज द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स दैट इज मेड अप फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, the compounds that is made up from carbon and hydrogen is known as the carbohydrate। ऐसे compounds जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से मिलकर बनेंगे, इनके मिलने से बनेंगे कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को क्या नाम देंगे, हम कंपाउंड्स को हम नाम देने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट का नाम देने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमंस के बारे में या एनिमल्स के बारे में, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेन सोर्स है, जो बेसिक सोर्स है एनर्जी हासिल करने का, हमें सेल को, हमारा जो सेल है उस सेल के अंदर हमें एनर्जी हासिल करने का जो बेसिक यूनिट था वो क्या होता है, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्यों कार्बोहाइड्रेट? बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो रही थी, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। अब वो एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑलवेज क्या चीज टूट रही थी, ऑलवेज ग्लूकोज टूट रहा था। वो ग्लूकोज या तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूट जाता था, या फिर वो टूट जाता था फिर पायरोविक एसिड के अंदर, देन वो टूट जाता था एथेनॉल के अंदर या फिर लैक्टिक एसिड के अंदर। उस वक्त एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। तो यही आपने चीजें पढ़ी हैं अभी तक। तो देखें हम बच्चे, ये जो ग्लूकोज है जो हर सेल के अंदर मौजूद है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर इस ग्लूकोज को आप थोड़ा ब्रीकली देखते हैं तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये किस कंपाउंड से मिलकर बना है, CH कंपाउंड, C और H कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से मिलकर बना है। क्योंकि इसका फार्मूला देखिए C6H12, कार्बन और हाइड्रोजन के इसके अंदर CH बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, तो उसकी और उन्हीं के मिलने से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। सो पहला इसका पॉइंट ये है कि दीज आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है, हमारी बॉडी का जो बेसिक सोर्स है वो क्या है, एनर्जी का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड, अब ये देखिए कि हमने खाना खा लिया, खुराक खाई, फूड खाई, इस्तेमाल किया, अब उस खुराक के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, तो पहले सोचें ये कार्बोहाइड्रेट उस खुराक के अंदर कहाँ से आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मीट वगैरह खा लिया तो उसके अंदर भी थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अगर आप सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वेजिटेबल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ठीक है, अब उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कहां पर आते हैं, व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ द बेसिक सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक सोर्स क्या है, तो वो जो बेसिक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का है इज द फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कहां से प्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलेंगे, इनके मिलने से क्या बन जाएगी, C6H12 O6 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, 6O2 बन जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, 6CO2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6H2O, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। सो यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बना। अब ये जो ग्लूकोज है ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है सर, ये क्या है, सबसे स्मॉल कार्बोहाइड्रेट होता है जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक होगी, तो ये कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज प्रोड्यूस, ये कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बन रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा इट इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो होती है ग्लूकोज। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। तो व्हाट इज द बेसिक सोर्स, बेसिक सोर्स में बेटा आप लिख सकते हैं यहाँ पर जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, या फिर इसके अलावा हम यहाँ पर आप बेटा लिख सकते हैं प्लांट्स, उनका जो बेसिक
उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और वहां पर बेसिक जो प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस का वो क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन इज लैक्टोज लिखा है, माल्टोज लिखा है, सक्रोज लिखा है और स्टार्च लिखा है। अब ये बनेंगे कैसे, देखिए बच्चे, जब ग्लूकोज एक छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके अंदर कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ एक और सिंपल शुगर, इसको शुगर भी हम इसी को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, हम शुगर कहते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये भी सिंपल शुगर है, ये भी सिंपल शुगर है। जब ये दोनों ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के आपस में मिलने से जो चीज बनेगी उसे हम नाम दे देंगे लैक्टोज का। देखें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिला तो क्या बना, लैक्टोज बना। जब ग्लूकोज मिलता है ग्लूकोज के साथ, जब ग्लूकोज के साथ मिलेगा देन उस वक्त क्या बनेगा, माल्टोज बन जाएगा। लेकिन जब ग्लूकोज मिलता है फ्रक्टोज के साथ, ग्लूकोज किसके साथ मिला, फ्रक्टोज के साथ मिला, तो फ्रक्टोज के साथ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, सक्रोज बनेगा। ग्लूकोज ग्लैक्टोज माल्टोज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज लैक्टोज, ग्लूकोज माल्टोज एंड ग्लूकोज फ्रक्टोज सक्रोज। अब स्टार्च कैसे बनेगा, जब देखिए बच्चे फर्ज करिए दिस वन इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जब इस तरह से काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, इस तरह से काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में काफी सारे इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो उसके नतीजे में आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होगा, स्टार्च होगा। अगेन देख लें बेटा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिलने से बना लैक्टोज, ग्लूकोज मिला तो माल्टोज बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला तो सक्रोज बना, जब काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले तो स्टार्च बना। अगेन देखिए बेटा यहाँ पे, अब इससे कितनी एनर्जी मिलती है, अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम होगा तो उसके 1 ग्राम से हमें एनर्जी मिल जाएगी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। नेक्स्ट वन इज सोर्स क्या होगा, ब्रेड, बीन्स, पोटैटोज, राइस, ये क्या होंगे, ये सोर्स होते हैं किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म के अंदर मिल रहे हैं और इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कहां से आ रहा है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में आ रहा है। यानी कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट के फोटोसिंथेसिस का है वहां पर ग्लूकोज बन रहा है और ग्लूकोज ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज से ही नेक्स्ट ये चीजें बननी है जो आपके ब्रेड के अंदर है, जो आपके पोटैटो या राइस और बीन्स वगैरह के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ये वाले होंगे और कुछ ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर भी मौजूद होंगे। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है। अगर मैं अपनी बॉडी से फ्लूइड मीडियम निकाल देता हूं तो पीछे जो ड्राई वेट बचेगा, देखो ड्राई वेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि विदाउट फ्लूइड मीडियम, विदाउट फ्लूइड के बगैर जो होगा उसे हम ड्राई वेट कहते हैं। कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फ्लूइड नहीं होगा उसे, उसका जो वेट होगा फ्लूइड के बगैर उसे हम कहेंगे ड्राई वेट। तो अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं या अपनी बात कर लेता हूं तो मेरा जो ड्राई वेट है उस ड्राई वेट अगर मैं करता हूं तो उस ड्राई वेट का जो 50% हिस्सा होगा वो किसके ऊपर मुश्तमिल है, प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो फर्स्ट वन इज, यहाँ पर अब बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे अमाइनो एसिड्स होंगे। जब अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते जाएंगे उनके मिलने से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। क्या बनने वाली हैं, प्रोटीन्स बनने वाली हैं। बेटा यहाँ पर आपके स्केलेटल मसल, ऐसे मसल्स जो आपके स्केलेटन के साथ में, देखिए ये वाले जो मसल्स हैं इन मसल्स को क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल, जो मेरी मूवमेंट में हेल्पफुल है, मेरे स्केलेटन की मूवमेंट में हेल्पफुल है। इन मसल्स के अंदर क्या मौजूद है, इन मसल्स के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिगामेंट्स और टेंडेंस लिखे हैं। बेटा यहाँ पर ये जो लिगामेंट्स हैं, यहाँ पे टेंडेंस का जिक्र हो रहा है, ये लिगामेंट्स और टेंडेंस असल में होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अगर लिगामेंट्स की आप बात करते हैं तो जो लिगामेंट ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होगा जो कनेक्ट करेगा बोन को बोन के साथ। अब टेंडेंस क्या है, टेंडेंस ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होगा जो कनेक्ट करता है बोन को मसल्स के साथ, बोन को मसल्स के साथ। देखिए ये बोन, ये मसल्स, इनको आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है टेंडेंस। एक बोन दूसरी बोन, इन बोन्स को आपस में कौन कनेक्ट करेगा, इन बोन्स को आपस में कनेक्ट करेगा लिगामेंट्स कनेक्ट करेगा। सो यहाँ पे लिखा बेटा मैंने जो प्रोटीन्स हैं ये प्ले करते हैं बहुत स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, यानी कि प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर रही हैं और फंक्शनल रोल भी। सो देखें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैसे रोल प्ले कर रही हैं। स्ट्रक्चरल रोल मींस कि वो स्ट्रक्चर को बना रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या बना रही हैं, स्ट्रक्चर बना रही हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे हेयर्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं हेयर की बात करता हूं तो हेयर के अंदर प्रोटीन्स होती हैं,
नेल्स की बात करता हूँ, नाखूनों की बात करता हूँ, नाखूनों के अंदर भी क्या मौजूद है, नाखूनों के अंदर भी क्या है, प्रोटीन्स मौजूद है। इसके अलावा मैं सिंपल अपनी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल की बात करता हूँ, तो सेल के अंदर बच्चे इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन देखें तो देन आपको पता चलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, तो वहाँ पर बताया गया था कि लिपिड्स होंगे, साथ में क्या होंगी, प्रोटीन्स होती हैं, और थोड़ी सी अमाउंट के अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। यानी कि आपके पास जो प्रोटीन्स होंगे बच्चे, वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 60 to 80% है। लिपिड्स जो होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो 20 to 40% होते हैं, और थोड़ी सी अमाउंट के अंदर क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। ये किसकी कंपोजिशन मैंने लिखी है, मैंने लिखी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्योंकि हमने बात किया कि स्ट्रक्चरल रोल, यानी कि ये क्या बनाएगी, स्ट्रक्चर बनाएगी। स्ट्रक्चर बनाने में भी प्रोटीन का रोल होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर हमने बात की है किसकी, सेल मेम्ब्रेन लिख लें या फिर आप लिख लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होंगी उनको तमाम कलेक्टिवली कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में अगर आप कंपोजिशन देखते हैं वो किस चीज से मिलकर बनी है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके स्ट्रक्चर में आपको लिपिड भी मिलेंगे, प्रोटीन्स भी मिलेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ द प्रोटीन्स प्लेज द फंक्शनल रोल। तो फंक्शनल रोल कैसे प्ले कर रहा है बेटा, हमारे बॉडी के अंदर अगर मैं बात करता हूं आरबीसीज की, आपकी बॉडी के अंदर भी आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, बिल्कुल हैं। अब एक जो मेच्योर रेड ब्लड सेल होगा बच्चे, जब एक रेड ब्लड सेल होता है मेच्योर होता है ना, उस मेच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर बेटा 95% होती है हीमोग्लोबिन। क्या चीज मौजूद होगी, हीमोग्लोबिन होगी। अब हीमोग्लोबिन का आपको पता है काम क्या होगा, हीमोग्लोबिन इज फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर रही है। कहां पर मौजूद है, आरबीसी के अंदर मौजूद है, यानी कि फंक्शन कर रही है ना, काम कर रही है ना। हीमोग्लोबिन का काम है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, दिस हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ये हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होती है। इसके अलावा मैं हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ डिफेंस सिस्टम के, हमारे डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें, डिफेंस सिस्टम, तो डिफेंस सिस्टम में बच्चे आपने देखेंगे, डिफेंस सिस्टम में नेक्स्ट जाके थोड़ा अगले लेक्चर्स में आएगा आपके। डिफेंस सिस्टम में आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और साथ में होती हैं एंटीबॉडीज भी आपके डिफेंस सिस्टम का पार्ट होती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं बच्चे, ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं, दीज एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडीज हैं जो आपके डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, ये भी किस चीज़ पर मुश्तमिल होती हैं, प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती हैं। सो देखिए, मेरे नाखूनों से लेकर बालों से लेकर मेरी बॉडी के हर पार्ट के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन है। मेरे ब्लड से लेके मेरे डिफेंस सिस्टम तक क्या मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद हैं। और क्या काम कर रहे हैं, वो फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी मौजूद है। तो यहाँ पर बच्चे एक लास्ट में बात करता हूँ यहाँ पर प्रोटीन्स के बारे में, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ये आखिरी पॉइंट है इंजाइम्स। बेटा क्या पढ़ा था इंजाइम्स के बारे में, हमने कहा था ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। क्या कहा था, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो इंजाइम्स हुए ना प्रोटीन्स। सो देखिए, इंजाइम्स के बगैर हमारी लाइफ नहीं है, और इंजाइम सारी की सारी क्या थी, प्रोटीन्स थी। तो इसका मतलब है प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अब देखिए, इसके भी 1 ग्राम से कितने किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होने वाली है, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसका सोर्स देख लिए, इसका सोर्स जो मेन सोर्स होता है बच्चे, मीट वगैरह, गोश्त, अंडे, क्या है, प्रोटीन्स का मेन सोर्स होता है। इसके अलावा चिकन आजकल ट्रेंड है, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो चिकन के अंदर क्या मौजूद है, चिकन के अंदर मौजूद होता है 20% उसके अंदर प्रोटीन्स होती है। उसके अलावा उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट के अंदर थोड़ी सी परसेंटेज लिपिड्स की भी होती है, ठीक है। तो ये देखिए, गोश्त, अंडे वगैरह या फिर नट्स वगैरह, सीड्स वगैरह। और यहाँ पर बच्चे मैंने एक और पॉइंट लिखा है, सी फूड, यानी कि समुंदर के अंदर जो खुराक है। तो क्या ज़हन में आ रहा है, समुंदर के अंदर कौन सी खुराक ऐसी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलिए हरियब, वो कौन सी है,
फिशेस होती हैं। कौन सी हैं? फिशेस होती हैं। तो ये जो आजकल सीजन है ना फिश का, तो फिश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो फिश क्या है? फिश को खाइए, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बिकॉज जब आप फिश को खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगी, और आपको पता ही है कि प्रोटीन के हमारे बॉडी के अंदर कितने फायदे हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इज द कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है ये? नेक्स्ट कौन सा न्यूट्रिएंट है? वो आपके पास बच्चे लिपिड है। लिपिड को देखिए, लिपिड्स कैसे मिलकर कैसे बनेगा? लिपिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स लिपिड्स की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल्स होते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स जब ये आपस में मिलेंगे, इनके मिलने से क्या चीज़ बन जाएगी? इनके मिलने से बनेंगे लिपिड्स बनेंगे। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं बच्चे, ये फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर मौजूद होता है सिंगल बॉन्ड। क्या मौजूद होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड के अंदर अनसैचुरेशन होगी, और अनसैचुरेशन का मतलब ये कि इसके अंदर मौजूद होंगे डबल बॉन्ड्स। वहां पर सिंगल बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर मौजूद होंगे डबल बॉन्ड्स। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे? सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करूं तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये रूम टेम्परेचर पर ऑयली फॉर्म के अंदर होंगे, लिक्विड फॉर्म के अंदर होंगे, ऑयली फॉर्म के अंदर होंगे। और ऑयली फॉर्म को मैंने दूसरा क्या नाम दिया? मैंने कहा या फिर ये, इसी को हम कहते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होंगे, ये क्या होंगे? सॉलिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में अंदर सॉलिड फॉर्म में मौजूद होंगे। क्यों? बिकॉज इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर कौन से बॉन्ड है? यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। अगर बच्चे मैं बात कर लेता हूं बटर की, अगर मैं बात करता हूं बटर की बात करता हूं तो बटर मक्खन किस फॉर्म में दिखाई देता है आपको? सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में? तो वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है और समटाइम वो लिक्विड फॉर्म में भी चला जाता है। अब बटर की अगर आप देखते हैं, बटर को देखते हैं तो बटर के अंदर जो 70% होते हैं फैटी एसिड वो क्या होंगे? सैचुरेटेड होंगे। 70% हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और पीछे कितने बचे? 30%। 30% क्या होंगे? अनसैचुरेटेड होंगे, यानी कि वो सॉलिड भी होंगे, साथ में समटाइम लिक्विड भी बन जाएंगे। लिक्विड क्यों बनेंगे? बिकॉज उनके अंदर होंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। इसके अलावा बच्चे अगर मैं बात कर लेता हूँ ऑयल की, या सनफ्लावर ऑयल, तो वो ऑयल किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा। क्यों लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा? बिकॉज उसके अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं। दैट्स वाई वो किस फॉर्म के अंदर होगा? वो मौजूद होगा ऑयल की फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। और इसका जो मेन रोल है ना, इसका मेन रोल ये होता है कि ये हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है, हमें ठंड से बचाएगा। सर्दी से कौन बचा रहा है? लिपिड्स बचा रहे हैं। तो अब इसके सोर्सेज क्या होते हैं? लिपिड्स के सोर्सेज क्या होंगे? लिपिड्स के सोर्सेज भी जो फूड होगी, मीट खास तौर पे, या फिर इसके अलावा बटर, बटर के अलावा या फिर मिल्क इस्तेमाल कीजिए, बटर, चीज़, ठीक है। इसके अंदर क्या मौजूद होगा? इसके अंदर लिपिड्स मौजूद होते हैं। तो अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बचे, तो आप हमें बताइए, कमेंट में बताइएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं, उन लिपिड्स के अंदर कौन से फैटी एसिड्स हैं? सैचुरेटेड हैं या फिर अनसैचुरेटेड हैं? चलिए जी, अब सोचिए और आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.